Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 7 की है ना चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जो कि इंग्लिश बुक का ये 7 चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और हम पहले वार्म अप पढ़ेंगे। चलिए वार्म अप में क्या लिखा है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको चैप्टर का नाम समझा दूं। देखिए, जापान को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, उसका एक उपनाम है जिसको हम बोलते हैं द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी उगते सूरज का देश। ठीक है, अब आगे वार्म अप पढ़ते हैं। लिखा है डू यू लाइक ट्रैवलिंग, यानी कि क्या आप ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन एक तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। नेम द प्लेसेस दैट यू हैव ट्रेवल्ड टू, हाउ हैज ट्रैवलिंग हेल्प्ड यू, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप उन जगहों के नाम बताइए जहां पर आप घूमे हैं, और अगर घूमे हैं तो वो आपको घूमने से आपको क्या मदद मिली है, यानी कि आपको क्या सीखने को मिला है। आप जाहिर सी बात है कहीं जाओगे तो कहीं अलग जगह जाओगे तो वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति, हर जगह की चीज़ें अलग अलग होती हैं, रहन सहन, पहनावा वगैरह ये सारी चीज़ें अलग होती हैं अगर आप दूसरी जगह पे घूमने जाते हो तो इसलिए पूछा जा रहा है क्या आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिला है, क्या उसने आपको आपकी मदद की है उन सब चीज़ों ने। तो चलिए इस चैप्टर में हम जानेंगे जापान के बारे में, जो वहाँ की कल्चर के बारे में, वहाँ पे कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पे लोग कैसे होते हैं, घर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लिखा है जापान, पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। कहने का मतलब है कि जो जापान है ना, तो जापान जो है उसको पॉपुलरली यानी कि फेमस है इस नाम से, उगता हुआ सूरज का देश। और इस क्यों ऐसा कहा जाता है, इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप, बहुत ही मनोरम इसका जो भूदृश्य है ना, लैंडस्केप यानी कि भूदृश्य, ये बहुत मनोरम है, बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है, और इसी वजह से इसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स, द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स एड टू इट्स ब्यूटी। स्नो क्लैड का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ, तो यानी कि जो वहाँ के पहाड़ होते हैं जो कि बर्फ से ढके हुए रहते हैं, वह इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, और है ना। सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा है ना, सो डू का मतलब करना होता है, लेकिन ये जो बोला जा रहा है ना, सो डू द, यानी कि अभी हमने पहले पढ़ा कि जो बर्फ से ढकी हुई जो पहाड़ियाँ होती हैं वो इसकी ब्यूटीफुल मतलब उसकी सुंदरता में चार चांद लगाती है, जापान की सुंदरता में। तो उस वैसे ही इसलिए लिखा गया है सो डू, ठीक उसी प्रकार जो ब्यूटीफुल लेक्स हैं यानी कि झील, वहाँ की जो सुंदर झील हैं, और स्ट्रीम्स यानी कि जो सुंदर झरने हैं जो कि चमकते रहते हैं, सिल्वर मतलब चांदी की तरह चमकते रहते हैं, वो भी जो जापान की सुंदरता है उसमें भी वो भी चार चांद लगाते हैं। द लवली गार्डन्स विद योर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लवली फ्रूट्स इंचेंट द विजिटर्स। देखिए इसके कुछ हिंदी बता देता हूँ। लवली मतलब तो प्यारा होता है, और गार्डन बगीचा, ब्यूटीफुल सुंदर, लवली फिर से आ गया इंचेंट, इंचेंट का मतलब होता है मन मोहना या फिर आकर्षित करना। तो कहा जा रहा है कि यहाँ की जो लवली गार्डन्स होते हैं, प्यारे प्यारे जो बगीचे हैं जिसमें प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल होते हैं, प्यारे प्यारे फल लगे होते हैं, वो जो हैं वो विजिटर्स यानी कि जो पर्यटक होते हैं, पर्यटकों का मन मोह लेते हैं, उनको आकर्षित करते हैं जापान की तरफ, माने पर्यटकों को, है ना। आगे देखिए, द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान इज सच that we do not find houses like ours। देखिए कहा जा रहा है जो जोग्राफिकल कंडीशन है यानी कि भूभाग जैसा जो कंडीशन होता है, मतलब वहाँ की जो जोग्राफिकल है ना, भौगोलिक वहाँ की जो दशा है, कंडीशन है, वो बिल्कुल जापान की जो है ना वो हमारे यहाँ से बिल्कुल अलग है ना। हमारे जैसे वहाँ पे घर नहीं पाए जाते हैं, तो आखिर कैसे पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। बोल रहा है कि द जापानीज डू नॉट बिल्ड हाउसेज ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स, यानी कि जो जापानीज होते हैं ना वो अपने घरों को ना तो पत्थरों से बनाते हैं,
ना तो स्टोन से बनाते हैं, यानी कि ना तो पत्थरों से बनाते हैं और ना ही ईंट वगैरह से। ये वो ईंट पत्थर से अपने घर नहीं बनाते हैं, जैसा कि हम बनाते हैं वैसा वो नहीं बनाते, है ना। तो भाई कैसे बनाते हैं? दे बिल्ड वुडन हाउसेज विथ वॉल्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर, यानी कि वो ये जो हैं अपने घरों को लकड़ी वाला घर बनाते हैं और उनकी जो घरों की जो दीवारें होती हैं ना, दीवार जो होती है वो बहुत ही मजबूत मोटे मोटे पेपर से बनी होती है। अब आप कहोगे पेपर तो बहुत पतला होता है, तो जो हार्ड पेपर्स होते हैं ना, जैसे आप कार्टन बोल सकते हैं, जो गत्ते होते हैं, जो कूट कहते हैं हम, तो वो बहुत हैवी जो पेपर्स होते हैं ना, थिक पेपर, हैवी जो कूट होते हैं, उनके से उनकी घरों की दीवार बनती है और बाकी सारी चीज़ें लकड़ियों के होते हैं, जिसको हम वुडन हाउसेज बोलते हैं या लकड़ी का घर बोलते हैं। फिर क्या है? दे यूज 3 और 4 स्क्वायर पीसेज ऑफ ग्लास विच सर्व फॉर विंडोज। देखिए कहा जा रहा है वो बस 3 से ज़्यादा 3 से 4 स्क्वायर, यानी स्क्वायर साइज का, वर्ग यानी कि वर्ग आकार का, है ना, 3 से 4 उनके स्क्वायर पीसेज चाहिए होते हैं ग्लास के, शीशा का, है ना, और वो क्या करते हैं, उनसे उनका विंडो बन जाता है। हाउ स्ट्रेंज, क्या कितना मतलब अद्भुत है, कितना अजीब सा है ना। ये पूछा जा रहा है आपसे, मतलब लग रहा है ना आश्चर्यचकित वाली बात है, सही सी बात है कि बताइए ऐसे घर बनाते हैं वहाँ पे। चलिए और कुछ जानते हैं वहाँ के बारे में भाई। विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग, अब हम बात करते हैं थोड़ी कुकिंग के बारे में। जो जापान की कुकिंग है वो कैसी है वो जान लेते हैं। तो कहा जा रहा है द जापानीज डू नॉट बर्न फायर्स इन देयर रूम्स। जो जापानीज होते हैं वो अपने रूम में आग वगैरह लगा के खाना वगैरह नहीं पकाते। दे यूज स्टोव्स फॉर कुकिंग, वो अपना खाना बनाने के लिए स्टोव वगैरह यूज करते हैं, यानी कि चूल्हे का यूज करते हैं। जो चूल्हा होता है ना, गैस चूल्हा होता है, जो उसको गैस स्टोव भी बोलते हैं, वही स्टोव बोला जा रहा है। तो खाना बनाने के लिए वो आग वगैरह नहीं जलाते, वो स्टोव्स यूज करते हैं। सो इट इज़ हार्ड टू सी स्मोक इन ए जापानीज हाउस, और इसीलिए ये बहुत कम मतलब ये बहुत मुश्किल से कभी आप जापान के घरों में धुआं देख पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना तो वहाँ पे कोई आग लगाई जा रही है खाना बनाने के लिए, तो वहाँ पे जब आग लगाई नहीं जा रही तो धुआं तो आना पॉसिबल ही नहीं है। तो वही बोला जा रहा है कि जापानीज हाउस में बहुत मतलब रेयर केसेस होते हैं जब आप धुआं देख पाते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश। अब उनके खान पान के बारे में जानने जा रहे हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन, यानी कि जो जापानीज होते हैं वो चावल और मछलियाँ खाने के बहुत शौकीन होते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टी, बट देयर टी हैज़ नाइदर मिल्क नॉर शुगर इन इट। कहने का मतलब है वो चावल और मछली के साथ साथ उन किस चीज़ के शौकीन होते हैं? चाय के। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी फिर से कि भाई उनके चाय में ना तो दूध होता है और ना ही चीनी होती है। अब भाई क्या बताएं हम कैसी चाय होती है, बस इतना ही बताया गया इसमें। तो आगे देखते हैं। द जापानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग इन ए कैरेज विच इज़ लाइट एंड स्मॉल एंड ड्रॉन बाई अ मैन। देखिए आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में कि जो एक गाड़ी होती है जिसको आदमी खींचता है, ठेले की तरह होती है, लेकिन उसमें घोड़ों वगैरह की जगह आदमी जो होता है वो उसको खींच कर ले जाता है। उसके पहिए बड़े बड़े होते हैं। तो कैरेज मतलब होती है गाड़ी, है ना। तो वहाँ की जो जापानीज होते हैं, मतलब जापानीज लोग जो होते हैं ना, वो भी इस चीज़ के भी शौकीन होते हैं। उस तरीके की गाड़ी, जो गाड़ी मैंने आपको बताई ना, जिसको जो बहुत हल्का और छोटा होता है और उसको आदमी ड्रॉन करता है, यानी कि खींचता है, तो वैसी गाड़ी की राइडिंग करने के वो शौकीन होते हैं। इसको इट इज़ कॉल्ड रिक्शा, इसको रिक्शा भी बोलते हैं। लेकिन रिक्शा हमारे जो हम जनरली देखते हैं, यहाँ के जो लोग देखते हैं, वहाँ पे रिक्शा जो होता है आप तो देख ही पाते हैं, उसमें तो आदमी पैरों से चलाता है। लेकिन ये जो कैरेज की बात कर रहे हैं, जो गाड़ी की बात कर रहे हैं, जिसकी राइडिंग के शौकीन हैं, उसमें आदमी चल कर उसको खींचता है ना। आगे देखते हैं। सिमिलरली दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैंस मेड ऑफ स्ट्रॉ। जाहिर सी बात है आपने अक्सर देखा होगा जो जापानीज होते हैं ना, उनके हाथों में एक पंखा भी होता है। वो पंखा जो होता है उसको हमेशा वो अपने को पंखा करने के लिए यूज़ करते हैं, हवा देने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि स्ट्रॉ का बना होता है, यानी कि लकड़ियों का, मतलब पतले पतले जो लकड़ियाँ होती है ना, घास फूस वगैरह वाली, तो उनसे बना होता है। ठीक है। अब देखिए, द जापानीज आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस,
और ये भी बात सही है, जो जापानीज होते हैं ना वो सफाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, बहुत साफ सुथरा रहना चाहते हैं वो। नो वन गोज इन टू ए हाउस विद शूज ऑन। और ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी इंसान है ना जूते पहनकर किसी के घर में नहीं जाता वहाँ पे। दिस वे दे प्रिवेंट डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स फ्रॉम गेटिंग इन टू द हाउस। और इस तरीके से जैसे कि वो जूते पहन के किसी के घर के अंदर नहीं जाते हैं, तो इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो स्ट्रीट यानी कि सड़कों की जो धूल होती है वो किसी के घर में अंदर जाती ही नहीं है ना। फिर क्या है कि देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स। अब चलिए वहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में जानते हैं। वहाँ पे 2 महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जो कि वन फॉर द गर्ल्स एंड अदर फॉर द बॉयज़। 2 फेस्टिवल्स में से एक फेस्टिवल जो होता है वो गर्ल्स के लिए मतलब डेडिकेटेड है, और एक जो है वो बॉयज़ के लिए डेडिकेटेड है। आइए जानते हैं इसमें क्या है। द फीस्ट ऑफ डॉल्स विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd मार्च इज़ अ हॉलीडे फॉर गर्ल्स। अब जो लड़कियों के लिए जो त्यौहार मनाया जाता है उसका नाम है फीस्ट ऑफ डॉल्स, जिसमें जो कि मतलब ये जो त्यौहार है कब मनाया जाता है, ये 3rd मार्च है ना। 3rd मार्च को हर साल लड़कियों के लिए उस दिन छुट्टी का दिन होता है, अवकाश का दिन होता है, और उस दिन बोला जाता है फीस्ट ऑफ डॉल्स। और होता क्या है इस दिन इस त्यौहार में वो देख लेते हैं। ऑन दिस डे इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज सम डॉल टू प्ले विथ। यानी कि इस दिन जो होता है ना, यहाँ तक कि सबसे पुअरेस्ट गर्ल, सबसे गरीब से गरीब जो लड़की भी होगी ना, उसके पास भी एक डॉल होगा जिससे वो खेलेगी। तो यही बोला जाता है द फीस्ट ऑफ डॉल्स। दे रिजॉयस a lot on this occasion। रिजॉयस का मतलब होता है मौज मस्ती करना, तो वही कहा जा रहा है कि द फीस्ट ऑफ डॉल्स के दिन दे रिजॉयस, जो बच्चियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करती है इस ओकेजन पे, है ना। अब देखिए, अब लड़कों के बारे में जान लेते हैं। सिमिलरली द फीस्ट ऑफ द कार्प, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कार्प क्या है भाई, तो कार्प एक तरह की मछली का नाम है, तो वो अक्सर वहीं पाई जाती है। तो ये बोला जा रहा है कि जो फीस्ट ऑफ कार्प, तो लड़कों के लिए जो त्यौहार होता है उसका नाम है फीस्ट ऑफ द कार्प, विच फॉल्स इन मई इज द मई, मतलब मई, विच फॉल्स इन मई इज द डे व्हेन एवरी बॉय इन जापान फ्लाइज अ काइट विच लुक्स लाइक अ फिश। देखिए, अब बच्चों का क्या होता है, जो लड़के हैं तो लड़के फीस्ट ऑफ द कार्प मनाते हैं, जो कि है ना हर साल मई के महीने में पड़ता है ना। और इस दिन क्या होता है, जो लड़के होते हैं वो एक पतंग उड़ाते हैं, और पतंग का जो डिज़ाइन होता है वो एक मछली के आकार का होता है। वो मछली के आकार के पतंगों को इस दिन उड़ाते हैं। और देखिए, द कार्प इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश। ये जो मछली है ना कार्प फिश, ये एक बहुत ही मतलब बहादुर और स्ट्रॉन्ग है। ये इस टाइप की फिश होती है। और इससे क्या सीख मिलता है बच्चों को, एवरी बॉय इन जापान hopes to grow up as brave and strong as the carp। जिस तरीके से ये मछली, ये कार्प मछली जो है उसके बारे में बोला जा रहा है कि जिस तरीके से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव है, इसी तरीके से वहाँ के हर बच्चे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि बड़े होकर उसी मछली की तरह ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग बनेंगे। चलिए, ये भी बहुत अच्छी सीख मिलती है बच्चों को। आइए देखते हैं आगे क्या है। न्यू ईयर्स डे इज़ ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान। जो न्यू ईयर, नए साल का जो दिन होता है, उसको भी वहाँ पे जापान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऑन दिस डे दे विजिट देयर फ्रेंड्स एंड टेक प्रेजेंट्स विद देम। इस दिन क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो अपने दोस्तों के घर जाते हैं प्रेजेंट्स लेके, यानी कि गिफ्ट वगैरह लेके एक दूसरे को देते लेते हैं। एट नाइट दे लाइट देयर हाउसेज एंड स्ट्रीट्स विद पेपर लैंटर्न्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रिजॉयस ग्रेटली। यानी कि इस दिन क्या होता है, एक तो हो गया दोस्तों के साथ अपनी गिफ्ट वगैरह बांट लिए, शेयर कर लिए। अब रात के समय पे वो क्या करते हैं, अपने घरों को लाइट्स वगैरह से सजाते हैं। जो सड़कें होती है वो भी लाइट से सजी होती हैं। और कैसे सजाते हैं, पेपर लैंटर्न्स। आपने देखा होगा ना, कंडीली बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो जो पेपर लैंटर्न्स होते हैं ना, वो भी सजा, जिसमें लाइट्स जल रही होती हैं, वो सब लटका कर हम मतलब जो जापानीज होते हैं वो अपने सड़कों और घरों को सजाते हैं, वो जो कि अलग अलग कलर की होती है, और बहुत मौज मस्ती भी करते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। चिल्ड्रेन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस। जो जापान के जो बच्चे होते हैं, ये भी बताया जा रहा है, ये बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं और साफ़ सुथरे कपड़े भी पहनते हैं। दे नेवर स्पिट इन द रूम। स्पिट का मतलब होता है थूकना।
तो बोला जा रहा है वो बच्चे वहाँ कितने अनुशासित होते हैं, इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो घर में कभी भी थूकते नहीं हैं, है ना। दे ऑलवेज नॉक बिफोर दे एंटर। और ये भी बात बोला जा रहा है, देखिए मैंने पहले ही बोल दिया डिसिप्लिन, तो ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन यहाँ झलकेगी, है ना। कि बोला जा रहा है कि दे ऑलवेज नॉक मतलब खटखटाना, यानी कि जब किसी घर के अंदर जब जाते हैं, किसी दरवाजे को अगर खोलना चाहते हैं तो उसके पहले वो दरवाजे को नॉक करते हैं, यानी खटखटाते हैं। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट्स एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम। वे हमेशा अपने गेस्ट, अपने मेहमानों का अच्छे भाव से स्वागत करते हैं और उनके साथ पोलाइट रहते हैं, यानी कि विनम्र रहते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन एज दे नेवर शाउट और स्पीक लाउड, यानी कि वो बहुत मतलब सॉफ्ट, मतलब बहुत ही प्यार से पेश आते हैं और कभी वो चिल्लाते नहीं हैं या फिर कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड अ जैपनीज रूडली एट एनीवन, मतलब ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर होता है, मतलब बहुत कम केसेस होते हैं जब कोई जापानीज आपको दिखे रूडली बिहेव करते हुए किसी के साथ, यानी कि किसी के साथ गंदी तरीके से पेश आते हुए, गुस्से में पेश आते हुए बहुत कम से कम मात्रा में मिलेगा आपको। A remarkable quality of the Japanese is that they do not cry if they fall down or hurt themselves. मतलब सबसे रिमार्केबल, बहुत मतलब ध्यान देने वाली बात एक क्वालिटी जो है जापानीज लोगों की, वो ये है कि वो एक कभी भी अगर गिर जाते हैं या फिर उनको चोट लग जाता है तो वो कभी रोते या चिल्लाते नहीं हैं। ये बहुत रिमार्केबल क्वालिटी है उनकी। अब देखिए, दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल ट्रेनिंग टू बियर पेन विद ए स्माइलिंग फेस। मतलब ऐसा क्यों होता है कि वो रोते नहीं हैं, गिरते वगैरह हैं तो ऐसा इसलिए है कि वो एक मतलब अपना कल्चर बना के रखा है उन लोगों ने, है ना। वो कल्चरल ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि संस्कृति की सब चीज़ें लोगों को सिखाया जाता है कि आप पेन बियर करें। बियर मतलब सहना। आप जो दर्द है एक स्माइलिंग फेस के साथ, एक हंसते हुए चेहरे के साथ उस दर्द को सहना सीखें। तो ये उनके कल्चर में आता है। दिस हेल्प्स देम टू ग्रो अप इनटू पोलाइट एंड ब्रेव मेन एंड वुमेन। और इस तरीके से वह उनको, है ना, एक विनम्र और बहादुर आदमी या फिर औरत बनने में मदद करता है। आगे देखते हैं। सिंटोइज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज, है ना। जो मुख्य धर्म है, रिलीजन है जापान का, वो है सिंटोइज्म। इट टीचेस द पीपल ऑफ जापान टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स एंड टू ऑनर द डेड, यानी कि कहा जा रहा है तो कि ये जो सिंटोइज्म जो चीफ रिलीजन है वहाँ का, वो उनको सिखाता है जापानीज लोगों को कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है ना, उसको प्यार करो, यानी कि जो सुंदर चीज़ें हैं उनको प्यार करो, और जो मर चुकी हैं, जो डेड हो चुकी हैं, उनको उनका सम्मान करो। दिस इज द रीज़न दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड, पेपर, लेदर, कॉटन एंड सिल्क। और यही रीज़न है जिसकी वजह से वो वुड लकड़ियाँ, पेपर कागज पत्तर, लेदर चमड़े, कॉटन मतलब सूती का कप चीज़ जो होते हैं, एंड सिल्क की चीज़ों से वो बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल थिंग्स बनाते हैं ना, सुंदर चीज़ें बनाते हैं इसी वजह से। और क्या लिखा है, देयर लवली गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। एक्सपोर्टेड मतलब एक देश से दूसरे देश भेजना। तो यानी कि इसी वजह से उनके जो चीज़ें होती हैं, जो थिंग्स, वो जो भी चीज़ें वो बनाते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि उनके जो प्यारे प्यारे गुड्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, सामान होता है, वो अब उनके देश से दूसरे देशों में भेजा भी जाता है। द जापानीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग पीपल, यानी कि जो जापानीज है ना, उनको हमेशा से हम सभी मतलब सभी लोग चालाक और हार्ड वर्किंग पीपल मानते हैं, यानी कि वो बहुत मेहनती भी होते हैं। दे नेवर सिट आइडल। इसको आइडल पढ़ेंगे, और आइडल का मतलब होता है खाली, है ना। वे कभी खाली नहीं बैठते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट दैम इज देयर पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। जो और भी एक रिमार्केबल थिंग है ना जापानीज के बारे में, कि वो उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। दे लव देयर कंट्री एंड आर एवर रेडी टू डाई फॉर हर। और बोला जा रहा है कि वो जो है जापानीज, वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कभी भी अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। और इसी के साथ ये जो चैप्टर था ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और साथ ही साथ आप मुझे अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।